गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 8th क्लास जिसमें हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर रीड कर रहे थे, उसके हम कुछ पार्ट रीड कर चुके हैं। आज हम नोट्स का कुछ वर्क करेंगे। मैं चाहता हूँ कि चैप्टर की रीडिंग के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम नोट्स में से भी वर्क करते रहें जो चैप्टर से रिलेटेड ही है। इस चैप्टर में जो नोट्स के अंदर हैं वो आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, मीन्स कुछ वर्ड ट्रांसलेशन दी गई है, ये देखिए। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपके नोट्स के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ज़्यादा वर्ड ट्रांसलेशन दी हुई, काफ़ी ज़्यादा, मोर देन बेटा ये 100 है, मीन्स मोर देन 100 है और है भी कितनी 142। तो आपको ये सारी नहीं करनी। आपको क्या करना है, कोई 30 या 40 मीन्स 30 करके चलो 35, आपको सिर्फ 35 तक क्या करनी है, इनकी रीडिंग करनी है। मेमोराइज तो देखो हमें कोई कहीं से भी कुछ नहीं कर, ये करने ही नहीं है, सिर्फ इनकी रीडिंग लेनी है ताकि हमें थोड़ा सा वर्ड का इंग्लिश मीनिंग भी पता, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन पता हो और हिंदी ट्रांसलेशन, दोनों का हमें नॉलेज अच्छे से हो जाए। तो उसलिए हम इनको पढ़ते हैं मेन तो इनकी सिर्फ आपको रीडिंग लेनी है। अगर आप चाहो तो रीडिंग तो चाहे सभी की ले लो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रीडिंग जो करोगे आप अपने लेवल पे ही करेंगे। मैं आपको इसके अलावा जो चीज़ें हैं जो मेन हमारी रहेगी, जो हमें करनी है, वो आपको इसमें से करवाऊँगा। इसमें जो हमारा रहेगा मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का जो टॉपिक रहेगा वो है, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मेन रहेगा, वो मैं आपको शुरू करवा देता हूँ। इसमें हमारा है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेगा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का जो टॉपिक है वो पेज नंबर 23 पर है बेटा। तो आप पेज नंबर 23 देखिए, यहाँ से ये है, ऐसे ढूंढ सकते हो अपने नोट्स में से। तो चलिए इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले है वाणिज्यिक। वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है, वाणिज्यिक का मतलब होता है मर्चेंटाइल। मर्चेंटाइल का मतलब वाणिज्यिक, जो व्यापार से जुड़ा हुआ है, ये व्यापार से जुड़ा हुआ शब्द है। मीन्स एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम या एक ऐसा व्यापार जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। मीन्स एक ऐसा व्यापार जिसमें चीज़ों को क्या किया जाता है, सस्ती कीमत पर तो खरीदा जाता है और ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उसमें कमाया जाता है, वही होता है वाणिज्यिक। नेक्स्ट फरमान। फरमान क्या होता है, एक शाही आदेश। जैसे अब सरकार है, सरकार कोई फरमान जारी कर सकती है ना कि कल से लॉकडाउन है, तो वो लॉकडाउन क्या होगा, फिर वो फरमान ही जारी होगा और उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मीन्स शाही फरमान जो राजाओं द्वारा या सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कठपुतली। कठपुतली क्या होता है, ये एक खिलौना होता है जिसे आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचाते हो। जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है उसे हम मजाक उड़ाने के लिए क्या कह देते हैं, कठपुतली भी कह देते हैं कि तुम तो फलाने की कठपुतली हो। नेक्स्ट है निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा क्या होता है, निषेधाज्ञा का मतलब होता है इंजक्शन, मतलब निर्देश। निषेधाज्ञा का मतलब क्या है, निर्देश देना, ठीक है। नेक्स्ट अधीनस्था। अधीनस्था का मतलब क्या होता है, दब्बूपन। मीन्स किसी के अधीन होना या किसी से दब कर रहना, मीन्स किसी के दबाव में रहना, उसको कहते हैं अधीनस्था या दब्बूपन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसर्वाइंस। क्या बोलेंगे, सबसर्वाइंस। और दब्बूपन को बोलेंगे सबमिसिवनेंस। नेक्स्ट है कन्फेडरेसी। कन्फेडरेसी क्या होती है, कन्फेडरेसी होता है गठबंधन, जैसे जिसको एलियंस भी बोलते हैं। गठबंधन मतलब जैसे अब कई जगहों पर एक जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में एक पार्टी को तो ज़्यादा वोट मिलते नहीं। जैसे अब हरियाणा में लगा लो, देखो जो किसी को भी बहुमत तो नहीं मिले, पूरे वोट जितने चाहिए तो उतने तो किसी को भी नहीं मिले। तो फिर हमारे यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनी, किसकी, जेजेपी की और बीजेपी की, इन्होंने गठबंधन कर लिया। तो ऐसे ही गठबंधन का मतलब क्या होता है, कन्फेडरेसी। कन्फेडरेसी क्या होता है, गठबंधन, एलियंस, दोनों आपस में मिलजुल कर जो काम करते हैं। नेक्स्ट काजी। काजी कौन होता है, काजी एक न्यायाधीश होता है, जज को बोलते हैं काजी या एक न्यायाधीश, ठीक है। एक कहावत भी है, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, मीन्स एक ऐसी कहावत भी है।
आगे है मुफ्ती। मुफ्ती का मीनिंग क्या होता है? मुफ्ती का मतलब होता है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। अब देखो मुफ्ती किसे कहते हैं? जो मुस्लिम समुदाय होते हैं उसके अंदर जो न्यायविद होता है, मीन्स जिसको कानूनों का ज्ञान होता है, वो क्या करता है? कानून की व्याख्या करता है। मान लो कोई भी दिक्कत आ गई तो किसी भी मामले में, तो वो आएगा मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति और उनको बताएगा कि इस कानून के बारे में ऐसे कहा गया है, इस कानून को इस तरह से लागू करना है। काजी इसी व्यवस्था के आधार पर फैसले सुनाता है। मतलब जो काजी फैसला सुनाएगा ना, जो भी सज़ा वगैरह जो भी न्याय करेगा वो किसके हिसाब से करेगा? वो मुफ्ती के कानूनों की व्याख्या के हिसाब से करेगा। नेक्स्ट है महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग होता है बेटा जब इंग्लैंड, महाभियोग मतलब जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमर्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स मीन्स संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। मीन्स जब ये हमारे यहाँ भी हो सकता है, जैसे अगर राष्ट्रपति है, अगर किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार या किसी भी मतलब एक ये साबित हो जाए कि वो किसी मतलब बुराई के अंदर मौजूद है, वो किसी ऐसी घटना के अंदर मौजूद है जो कानूनी रूप से क्या है? गुनहगारों की एक्टिविटी है, तो उसमें क्या किया जाएगा बेटा? उसमें उनको फिर उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा, उनको कोर्ट में ले जाया जाएगा और उनके ऊपर महाभियोग चलेगा। ऐसे ही यहाँ होता था कि जो व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगता था उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसको बोलते थे? संसद का ऊपरी सदन, ठीक है, उसमें व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता था, उसे महाभियोग कहते हैं। धर्मशास्त्र। देखो धर्मशास्त्र क्या है? संस्कृत की ऐसी कृतियाँ मतलब संस्कृत की ऐसी रचनाएं जिनमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, उसे ये क्या है? धर्मशास्त्र हैं। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। मतलब जो ईसा पूर्व 500 वर्ष से पहले, आज 2000 चल रहा है, ठीक है, 2020, तो उसमें 500 ऐड कर दो, मतलब लगभग 2500 साल पहले ये लिखे गए थे। तो ये थे हमारे धर्मशास्त्र। उसके बाद है इसके अंदर, तो ये हो गया बेटा धर्मशास्त्र। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको करने हैं, देखो इसमें अब हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड आए हैं, जैसे हमने जो चैप्टर की जहाँ तक रीडिंग की है ना, वहाँ तक अभी हमारे पास इतने ज़्यादा वर्डिंग जो हमने अभी ऊपर रीड किए उनमें से बहुत ही कम आए हैं। तो आगे जो देखो यहाँ पर भी जो दिए गए हैं आपके पेज नंबर 25 पर जो वर्ड ट्रांसलेशन दी गई है वो भी कुछ ऐसी दी गई है जो हमारी रीडिंग के हिसाब से अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, तो इसलिए हम इनको स्किप कर देते हैं। वो तो आपको करने हैं जो मैंने 10 आपको एक्सप्लेन कर दिए धर्मशास्त्र तक, लेकिन ये अभी आप स्किप करोगे। ये आप हम तब करेंगे जब इस पार्ट की हम क्या कर लेंगे? रीडिंग कर लेंगे। तो हम वो ढूंढते हैं जहाँ पर हमारे रीडिंग से रिलेटेड वर्ड हैं। तो इसमें पेज नंबर 26 पर आ जाइए आप। अब पेज नंबर 26 में आप ऊपर से जैसे पेशवा, जजिया, प्रेसिडेंसी, सहायक व्यवस्था, इनके बाद आप नीचे आएंगे, इसमें आप आएंगे भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था। भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था ऊपर से 5th जो है इस पर पेज नंबर 26, तो यहाँ से आप करोगे। 10 तो वो हो गए, बाकी अब जो मैं दूंगा वो यहाँ से दूंगा। इसमें है भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था। अंग्रेजों ने भारत में साम्राज्य स्थापना के साथ साथ शासन प्रबंध का कार्यभार भी संभाला। मीन्स यहाँ पर अपना साम्राज्य भी स्थापना करते रहे और साथ साथ शासन प्रबंधन भी करते रहे। मीन्स शासन को कैसे, मतलब जो देश है उसको कैसे चलाना है, जो पुलिस वगैरह है, जो भी सिस्टम है उसको क्या करते हैं वो अपने अंडर में लेते गए, उसका कार्यभार भी संभाला। देश में गवर्नर जनरल भी की नियुक्ति हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, सिविल सेवाएं आरंभ की हुई और भूमि के नए प्रबंध की आधारशिला रखी गई। तो ये था अंग्रेजी शासन की व्यवस्था। ये थी अंग्रेजी शासन की व्यवस्था। क्या कैसी व्यवस्था थी? उन्होंने साम्राज्य के साथ साथ प्रबंधन, शासन प्रबंधन का कार्य भी संभाल लिया। उन्होंने देश में गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी। उन्होंने और क्या किया? इसके साथ साथ उन्होंने देश में सुप्रीम कोर्ट खोले, सिविल सेवाएं आरंभ की, भूमि के नए प्रबंध की आधारशिला रखी कि किस तरह से जो ज़मीन वगैरह है उनको कैसे उनकी मेज़रमेंट करनी है, कैसे उनके जो होगा रिकॉर्ड वगैरह कैसे रखा जाएगा, कैसे उनको संभाला जाएगा, टैक्स वगैरह किस तरह से होगा ज़मीनों से रिलेटेड, वो सारी बातें। नेक्स्ट है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो थे वह एक पुर्तगाली नाविक था जिसने
इसमें सॉरी 1900 नहीं है, ये 1400 है बेटा, 14 आप ऐसे कर लो, ये दूसरी शेप वाला 14 है ना, इस वजह से 4 है। तो 1498 मतलब 1498 में भारत के लिए पहली बार समुद्री मार्ग की खोज की। तो देखो कई लोग कह देते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, नहीं ये गलत है। भारत की खोज तो मतलब ऐसे नहीं था, भारत तो पहले से अस्तित्व में था, लेकिन समुद्री रास्ते की खोज भारत तक पहुँचने में, भारत तक समुद्री रास्ता जो था वो किसने खोजा था, वो खोजा गया था पुर्तगाल की तरफ से जो खोदा गया था, वो कौन सा था, वो वास्को डी गामा ने खोजा था। नेक्स्ट है भारत से व्यापार की वस्तुएं। अब देखो भारत से बहुत सारे देशों का व्यापार होता था, तो वहाँ से यहाँ से कौन सी वस्तुएं ले जाई जाती थी व्यापार के लिए, भारत के अंदर से भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी खरीद कर अपने देशों में भेजती थी। कौन भेजती थी, यूरोपीय कंपनियाँ। तो यूरोपीय कंपनी ये सारा सामान यहाँ से खरीदती थी और अपने देश में बेचने का व्यापार करती थी। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का विघटन। विघटन का मतलब क्या होता है, अंत भी बोल सकते हो आप, ठीक है, पतन की तरफ बढ़ना। तो मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ ये इसमें दिया गया है। तो इसमें हम करते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको। इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल छिन्न भिन्न हो गया, मतलब बिल्कुल ही बट सा गया, टुकड़ों में बट गया, बिल्कुल ही एक तरह से कमज़ोर सा हो गया। मराठों, सिखों, जाटों तथा कुछ अन्य जातियों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। देखो अब जो मराठा लोग थे, सिख थे, जाट थे, और भी कई जातियों ने क्या कर दिया, इनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इससे देश के कई छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त हो गया। अब पहले तो मुगलों के अंडर में था, एक थोड़ा सा बंधा हुआ था देश, लेकिन अब छोटे छोटे किसमें क्या हो गया, छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटे छोटी जगहों में बट गया देश। जहाँ स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, सभी जगह अपने अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए, जैसे अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है, इनकी स्थापना कर ली। नेक्स्ट, अंतिम शक्तिशाली मुगल। अंतिम शक्तिशाली कौन था, अंतिम शक्तिशाली तो था औरंगजेब, और अंतिम मुगल शासक कौन था, वो था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, शेरे मैसूर। शेरे मैसूर किसको कहा जाता है, शेरे मैसूर जो है वो टिप्पू सुल्तान को कहा जाता है। तो शेरे मैसूर कौन है, टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट है फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या है, देखो फैक्ट्री जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों के व्यापार केंद्र फैक्ट्री कहलाते थे। मतलब जहाँ पर उन्होंने अपने केंद्र बनाए हुए थे ना, कंपनियों ने सेंटर बनाए हुए थे जहाँ से वो अपना सारा व्यापार संभालते थे, गोदाम वगैरह जहाँ पर था, सामान जो प्रिपेयर करते थे, तो वो होती थी फैक्ट्री। यह नाम अंग्रेजी शब्द फैक्टर से निकला हुआ है, और फैक्टर का अर्थ क्या होता है, व्यापारी कंपनियों के अफसरों से था। फैक्टर्स कौन होते हैं, जो व्यापार से जुड़े हुए अफसर होते हैं उनके लिए। जिन स्थानों पर क्रय मतलब क्रय विक्रय का मतलब क्या होता है, खरीद और बेच के लिए फैक्टर्स रखे जाते थे, उन्हें फैक्ट्री कहा जाता था। अब देखो फैक्टर्स कौन हो गया, व्यापार करने वाले, व्यापार की जो कंपनियां ना उससे जुड़े हुए अफसर। अब वो जहाँ पर जिस जगह पर रहकर लेन देन करेंगे, खरीद बेच करेंगे, उसको क्या कहेंगे, फैक्ट्री कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है बेटा वर्ड ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आपका वर्क है आज का, ये आपको मेमोराइज करने हैं। देखो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, तो ये क्या करने हैं, मेमोराइज। देखो 10 जो थे वो आपके 23 और 24 दो पेजेस आपके वहाँ पर थे, धर्मशास्त्र तक, वहाँ तक तो आपके हो गए थे 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद जो आपको मैंने करवाए हैं वो 26 पेज नंबर से करवाए हैं। कहाँ से, भारत में अंग्रेजी शासन। तो ये कितने हो गए, 10 के बाद 11, 12, 13 और 27 पेज पर 14, 15, 16, 17, 18। तो मैंने आपको 18 वर्ड ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको ये याद करने हैं। किसी बच्चे के मन में ये आ रहा हो कि हाँ इतने ज़्यादा, तो बेटा देखो आज सैटरडे है, कल संडे है और फिर मंडे है, ट्यूसडे को एसएस की क्लास होगी, तो आपके पास 3 डेज़ हो गए, सैटरडे, संडे, मंडे। तो आराम से क्या करना है, जो चैप्टर मैंने आपको रीड करवा दिया जहाँ तक, वहाँ तक आपको चैप्टर की रीडिंग करके देखनी है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए खुद रीड करके देखो, प्रॉब्लम आ रही है कोई टॉपिक समझने में, वहाँ तक वीडियो है आपके पास यूट्यूब पर, वहाँ से वीडियो देख लो। फिर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, ये भी आपको क्या करने हैं, मेमोराइज करने हैं। अगर कोई बच्चा चाहे, अगर उसको लगता है कि ये तो मेरा थोड़ा सा ही काम है, आप क्या कर सकते हो, आप चैप्टर की रीडिंग आगे अपने आप कर सकते हो, सेल्फ रीडिंग कर सकते हो। उससे क्या होगा, जब मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा ना, तो उसको आप जल्दी से समझ पाओगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और भी क्या हो जाएगी, मतलब हाई हो जाएगी। तो ये है आपका बेटा आज का होमवर्क। थैंक यू, हैव अ गुड डे।